नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की जारी। 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों को सीधे ट्रांसफर। कहा, किसानों के हक का किसी को खाने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। कहा, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें। विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बताया महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री आज शाम को गुवाहाटी में झूमर नृत्य के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 8,500 से अधिक कलाकार प्रस्तुत करेंगे झूमर नृत्य। पीएम कल एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिकाओं को बताया अहम। कहा, दुनिया भर में भारत ने सफलता का लहराया परचम। और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता सर्वसम्मति से चुने गए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। नवनिर्वाचित सभी विधायकों को दिलाई गई शपथ। कल पेश होगी कैग की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से देश के किसानों को बड़ा उपहार दिया। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम ने 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की। इसके साथ ही पीएम किसान के अंतर्गत अब तक देश भर के किसानों को लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पीएम ने 10,000वें किसान उत्पादक संगठन मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण जैसी परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार को किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। पीएम ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए राजद सरकार के दौर की याद दिलाई। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। पीएम ने किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सरकार किसान की हर जरूरत पूरा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने कहा कि किसानों को उनका हक बिना किसी कट कमीशन के मिल रहा है। एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग
70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। और बिहार के भागलपुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी ने 18 नीतियों का लोकार्पण किया, जिससे बड़ी संख्या में निवेश आमंत्रित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण मध्य प्रदेश में विकास की गति डबल हो गई है। पीएम ने कहा कि मध्यम वर्ग को सशक्त करने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में असम पहुंचेंगे। इस दौरान गुवाहाटी के सरोजाई स्टेडियम में 8,000 से ज्यादा कलाकार झूमर नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। झूमर में हिस्सा लेने वाले कलाकार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम अभी सरोजाई स्टेडियम में हैं और शाम को यहाँ पर आज 10,000 लगभग कलाकार झूमर बिनिंदनी डांस को परफॉर्म करने वाले हैं। आसाम की चाय जनजातीय की सांस्कृतिक धरोहर आप देख रहे हैं, मंच तैयार हो रहा है। धीरे धीरे कलाकारों का जोश बढ़ रहा है और यही वो मंच है सामने जहां पर आकर के प्रधानमंत्री बैठेंगे और इन कलाकारों का नृत्य देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, अब देखिए दर्शक और कलाकार दोनों का ही जोश लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय घट रहा है, नजदीक आ रही है शाम, वैसे वैसे कलाकारों का जोश और दर्शकों का जोश और संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा का शेष दिन है, बहुत कष्ट किया है और आज हम लोग को मोदी जी के दिखाएंगा, अच्छा से परफॉर्मेंस करेगा और अच्छा से दिखाएंगा। बहुत खुशी की बात है और गौरव की भी बात है, हमें इतने बड़े मंच पे डांस करने का मौका मिला है। हमने सोचा भी नहीं था हम प्रधानमंत्री के सामने आएंगे, इतने लोगों के सामने हम परफॉर्मेंस देंगे। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिन है, हम मोदी जी के सामने, बहुत अच्छा फील लग रहा है हमको। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा क्या बोलूँगी। हम हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे मेरा नमस्ते दे रही हूँ। वो हमको इतना प्रेम किया है जो हम लोग का
सारा बागान से हम लोग को बुलाया है, जितना बागान का लड़की सब लोग आया हुआ है। मैं तो बागान का एक श्रमिक हूँ, चाय पत्ती तोड़ती हूँ, चाय पत्ती तोड़ के भी आज हम खुशी से हम कितना मतलब झूम उठी हूँ। देखो हमको कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मोदी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम दे रही हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि इतना सारा आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के सभी जगह के मतलब सभी लोग आए हैं, सभी बहनों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना सारा सुविधा देने के लिए हम हमारे असम सरकार से सबके मामा हिमंत मामा को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसके सामने हम अपना कल्चर का जो डांस रिप्रेजेंट करेंगे। जो चाय जनजाति का जो डांस है मतलब ये पूरी मतलब विश्व में प्रसिद्ध होगा मैम, इसलिए मतलब हम लोग बहुत ही खुश हैं। सरकार जो कर रहा है हमारा आदिवासी का जो कल्चर है झूमर और दुनिया का सामने लाने के लिए जो कोशिश है, प्रयास है, और उसके लिए हम बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मानकटा चाय बागान से आया है, हम लोग का मतलब इतना गर्व का महसूस हो रहा है कि हम लोग का जो झूमर का है वो विश्व दरबार में स्थान लेने जा रहा है। और ये सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। झूमर यानी एक ऐसा नृत्य जो चाय जनजातीय लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहा है। साथ ही आपको बता दूं ये एक वो नृत्य है जब दिन भर की थकान से काम करके वो लोग थक जाते थे, उसके बाद अपने घर आकर के झूमर करते थे। और उसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए आसाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले राज्य सरकार ने 1,22,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक एस्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत 14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, एडीबी, ईयू और एनडीबी भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरो स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज असम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ
अजय मिश्र, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली की नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से पहले राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते लवली सिंह सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। विधानसभा में सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने उन्हें शपथ दिलाई। फिर उनके मंत्रिमंडल के प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह सहित 6 मंत्रियों ने शपथ ली और फिर शेष विधायकों ने शपथ ली। सत्र की कार्यवाही देखने के लिए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विधानसभा अध्यक्ष दीर्घा में मौजूद थे। वहीं आज नए विधानसभा अध्यक्ष का भी सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में शपथ ली। मंत्री कपिल मिश्रा ने संस्कृत और मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी में शपथ ली। आज से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 दिन तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को काफी समय से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यवाही स्थगित रहेगी। बीजेपी ने 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीट जीतकर निर्णायक जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन को समाप्त कर दिया। आप विधायकों ने सर्वसम्मति से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नाम के विरोध में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। वहीं मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष चुने गए। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी विजेंद्र गुप्ता के साथ आसन तक पहुंची। इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। अब मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी नवगठित 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे तथा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे। भारत आज से 2 दिवसीय ग्लोबल साउथ से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भाग लेने वाली महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाली शांति दूतों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इनमें से कुछ देशों की प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति ने महिला शांति दूतों को इस मौके पर संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत जहां दुनिया में अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहीं दुनिया में हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराने के साथ साथ भारतीय महिलाओं ने दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Women in peacekeeping, a global south perspective. It is wonderful to be among such a diverse group of women who are not only making a meaningful contribution to global peace, but are also a source of inspiration for women around the world. India is proud of its contribution to UN peacekeeping. Since the 1950s, we have contributed over 290,000 peacekeepers to more than 50 UN peacekeeping missions. India is cumulatively the largest troop contributing country. Today, there are over 5,000 Indian peacekeepers in 9 active missions deployed in often hostile conditions for the cause of international peace and security.
उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2013 के कुंभ में अव्यवस्था और गंदगी का माहौल था, कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन इस महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालु आ रहे हैं। 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में 29 जनवरी को मची भगदड़ की घटना की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की ओर से गठित न्यायिक आयोग अब जन धन की हानि की भी जांच करेगी। साथ ही भगदड़ के दौरान जान माल की हानि के बारे में मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन के बीच समन्वय का भी पता लगाएगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जांच आयोग को घटना कैसे घटी और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इस पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। आयोग का कार्यकाल भी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में तेजी से उभर रहा है और पूरी दुनिया इस प्रगति को सराह रही है। आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भारत के इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रही है। 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 के लगभग यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में इमर्ज होकर विश्व के पटल पर आए। मित्रों, फिनटेक से लेकर ई कॉमर्स और एडटेक से लेकर क्लीन टेक तक भारत के टेक एंटरप्रेन्योर्स ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम को एक शेप देने का काम कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.